गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? तैयारी एयरफोर्स की चल रही होगी। और आज के वीडियो में ग्रेविटेशन चैप्टर से क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने की संभावना जिसकी बनती है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट, इससे बाहर जाने की कहीं कोई संभावना नहीं बनेगी। जितना बता रहे हैं यदि इसको कर देते हैं तो फिर बाहर जाने का गुंजाइश नहीं बनेगा। और इसको लगातार जैसे बनाएंगे उसी हिसाब से आप इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। और पहले ग्रेविटेशन चैप्टर का कंसेप्ट दे देते हैं, उस कंसेप्ट के बाद हम क्वेश्चन की बात करेंगे, या उस कंसेप्ट पे आधारित जो क्वेश्चन होगा उसको हम लिख देंगे, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन भी देंगे। तो देखिए पहले ग्रेविटेशन चैप्टर, ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जो मेन इसका फॉर्मूला है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। देखा जाए पहले तो सबसे पहला जिसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहला ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ग्रेविटेशन ये सीधा है हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इसका मेन फैक्ट क्या है, क्या पूछा जाता है, ये देखना है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, समझना है इसको। सीधा हम यहाँ फार्मूला पे ही चलेंगे। कहा जाता है कि यदि दो कोई पॉइंट मास है, यदि दो पॉइंट मास है, पॉइंट मास की ही बात आएगी यहाँ पे, हालांकि ये पूछने वाला तुमको नहीं है कि पॉइंट मास है ये क्या है। m1 m2, यदि इस दोनों के बीच की दूरी हमारी r है, तो यहाँ पे कहा जाता है इसके बीच जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है दोनों के प्रोडक्ट का समानुपाती, और दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। या सीधा से प्रोपोर्शनल m1 m2 और एफ प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। यहाँ पे सीधा r² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे हमने यदि दोनों को मिला देते हैं तो एफ प्रोपोर्शनल m1 m2/r² हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे ही हमारा प्रोपोर्शनल टर्म जाएगा एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज g, ये होता है g m1 m2/r²। और ये हमारा g जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको यूनिवर्सल सार्वत्रिक कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ g हमारा क्या है, इसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से इसको जानते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक भी कहते हैं इसको, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसका जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन जो आता है इसका डायरेक्ट वैल्यू पूछ देता है। जैसे जी का मान पूछ देगा तुमको, जी का मान पूछेगा तो याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। क्यों होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², थोड़ा इसकी चर्चा कर लें हम लोग। ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ से यदि जी निकालते हैं तो जी निकालेंगे, यदि यहाँ से मान लो हम जी निकाल लेते हैं इस जगह से, तो जी निकालते हैं तो FR², यहाँ पे क्या हो जाएगा FR²/m1 m2 हो जाएगा हमारा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg गुना kg, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², एक फार्मूला हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट का, गुरुत्वाकर्षण नियम का, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ये फार्मूला हो गया। हम यहाँ डायमेंशन की बात करने की, डायमेंशन ऑफ जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कि डायमेंशन ऑफ जी इसकी बीमा क्या होती है, तो पहले भी बताया था मैंने, अभी बता रहे हैं। ये हमारा फोर्स का क्या होगा, ये होगा हमारा mlt-2, ये हमारा डिस्टेंस स्क्वायर, तो इसको l² लिखो, बटा मास है तो मास गुना मास लिख दो, मास गुना मास कैंसिल करो, ये हमारा हो गया, m ऊपर जाएगा, m-1 l गुना l² करो, l³ हो गया और t-2 होगा, यही हमारा इसका नियतांक हो गया। और एक याद रखना कि इसको यूनिवर्सल लॉ बोला जाता है। इसको कैसा लॉ बोला जाता है? यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि सारी दुनिया में हर जगह पे लागू होता है, जहाँ तक हमारा जी है एक जैसा लागू होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, सार्वत्रिक नियम, या इसको यूनिवर्सल लॉ बोला जाता है। कौन सा लॉ बोला जाता है? यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है। इसको लोग सार्वत्रिक नियम कहते हैं, सार्वत्रिक
नियम। ठीक है, इतनी चीज़ें आनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जी का मान कितना होता है। तो जी का मान 6.67 गुना 10⁻10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यहाँ पर होगा। यहाँ पे केजी स्क्वायर डाल दूँ, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको, 1 मिनट। चलो ठीक है, देख लिया इसको। इसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर होगा वो क्या क्वेश्चन है, इसकी बात हम लोग कर देते हैं। देख लीजिए पहले। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, कि गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं। फिर हम गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे हम अगला कह रहे हैं इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं इसको गुरुत्वीय त्वरण। अब समझना इसको, सीधे फार्मूला की बात कर रहे हैं। ये जी बराबर होता है हमारा Gm/r²। ये क्या होता है हमारा? Gm/r²। याद रखना यहाँ पे। फिर याद रखना कि ऑन द सरफेस ऑफ अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ के चारों ओर इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना, जी इज मैक्सिमम एट पोल। जी इज मैक्सिमम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, इसको ध्यान रखना। जी इज मैक्सिमम एट पोल, ध्रुव पर अधिकतम होता है। जी का मान ध्रुव पर क्या होता है? ये ध्रुव पर इसका मान अधिकतम होता है। अधिकतम मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? जी का मैक्सिमम वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फिर जी का न्यूनतम मान, जी इज मिनिमम एट पोल। जी इज मिनिमम, पोल नहीं, एट इक्वेटर, विषुवत रेखा पे। जी इज मिनिमम एट इक्वेटर, ये विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान जो होता है ये न्यूनतम होता है। ध्यान देना यहाँ पे, ये विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है। ये याद रखना, इसको जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ और याद रखना है कि ऊंचाई के साथ बढ़ता घटता है और गहराई के साथ भी घटता है। जी का मान ऊंचाई के साथ घटता है। ऊंचाई के साथ घटता है। देखो यहाँ पे सीधा सिंबल देते हैं कि यदि h बढ़ेगा तो हमारा g घटेगा। फिर याद रखना यहाँ पे, g का मान गहराई के साथ घटता है, बढ़ता कभी नहीं। याद रखना, g का मान गहराई के साथ घटता है। गहराई के साथ घटता है, हर हमेशा घटता है, बढ़ता कहीं नहीं है। डेप्थ के साथ जी डिक्रीजेज विथ डेप्थ। यदि इसकी बात कर दें, ये हमारा एच, ये डी मान लो। डी यदि डेप्थ बढ़ रहा है, गहराई बढ़ रही है, तो हमारा जी जो होगा ये घटेगा। याद रखना। और जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। याद रखना इसको, ये जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। सबसे पहली बात जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको हम लाइनिंग करते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी बात हम लोग कर देते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले कहा कि यह पोल पे मैक्सिमम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछता रहता है
कि पोल पे अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। जी का मान ऊंचाई के साथ घटता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी जी घटेगा। हाइट से बढ़ने का मतलब कुछ सर्टेन लिमिट है उसका। जी का मान गहराई के साथ घटता है, डेप्थ बढ़ेगा जी घटेगा। जी का मान सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे कितना होता है, जी सेंटर ऑफ अर्थ 0 होता है। क्लियर। अब वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी के मान में परिवर्तन, या पहले हम डेंसिटी ऑफ अर्थ की बात कर दें, उसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डेंसिटी ऑफ अर्थ, निम्नलिखित में से कौन अर्थ के घनत्व को दिखाता है। देख लेते हैं उसको। डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ का घनत्व, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसका फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है। कभी कभी फार्मूला उसका पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखो जी के मान में परिवर्तन, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। नेक्स्ट हम दे रहे हैं यहाँ पे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, जी के मान में परिवर्तन। यहाँ पे क्या लिखोगे, जी के मान में परिवर्तन। सबसे पहला, अलग अलग कंडीशन है, कौन कौन से फैक्टर जी के मान को प्रभावित करते हैं, अलग अलग फैक्टर है। पहले फैक्टर की हम बात कर दें यहाँ पे। सबसे पहला एल्टीट्यूड, ऊंचाई के साथ जी का मान घटता है। इसके लिए फार्मूला है जी डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मैंने कहा था कि यदि ऊंचाई बढ़ेगी, पहले बोला था यदि ऊंचाई बढ़ेगी तो जी का मान जो होगा ये क्या होगा, ये घटेगा। ऊंचाई बढ़ने पे जी का मान घटता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखना है कि इसके लिए फार्मूला क्या है, कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो देखो थोड़ा यहाँ पे एक फार्मूला हमारा यहाँ पे है कि जी डैश ऊंचाई के साथ, मान लो कि अर्थ का सरफेस हमारा है, ये अर्थ का सरफेस है, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ इसके बाद हम बात कर लेते हैं। पहले देखो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, एम मास की वस्तु यहाँ पे है, इसको हम एच ऊंचाई पे ले गए, यहाँ पे एम मास की वस्तु को एस इस ऊंचाई पे, यहाँ पे जी डैश है, यहाँ पे जी हमारा है, अर्थ पे जी है, ये अर्थ का रेडियस हमारा है। ठीक है, तो यहाँ देखना है कि जो ऊंचाई पे होगा जी डैश पे, ये एक सामान्य सा फार्मूला है जी बटा 1 प्लस एच बटा आर स्क्वायर। ये सामान्य सूत्र है। सामान्य सूत्र से मतलब जनरल फार्मूला इसको कहते हैं। कौन सा फार्मूला बोलते हैं इसको हम लोग कहते हैं सामान्य सूत्र। सब में लागू होगा जनरल फार्मूला। ये क्या है हमारा, ये हमारा जनरल फार्मूला है। यदि कुछ विशेष बात हो जाए, विशेष से मतलब है यदि कंडीशनल होता है, प्रतिबंधित होता है, यदि हम ऐसा लिख दें यहाँ पे कि यदि हमारा एच जो है ये एच आर से बहुत बहुत छोटा है, तब जो जी डैश होगा, तब हम लिखते हैं कि देन, या तब लिखते हैं कि हमारा जी डैश जो होगा ये होगा जी 1 माइनस 2h बटा आर। ये दो फार्मूला हमारा लगता है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ अभी बता देंगे हम आपको। देखिए आप, हमने कहा कि जी जो है एल्टीट्यूड के साथ घटता है, एच बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी तो जी घटेगा। सामान्य सूत्र जो है जिस फार्मूला से हम बनाते हैं इसको, ये सूत्र लगा देना बन जाएगा। जी डैश क्या है, जी बटा 1 प्लस एच बटा आर का स्क्वायर। यदि कंडीशन हमारा है, विशेष सूत्र है, यदि प्रतिबंधित है, कंडीशनल है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर हाइट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h बटा आर। दो फार्मूला हमारे पास। तो इसको देखो, फिर नेक्स्ट हम इसमें क्वेश्चन एक दे रहे हैं आपको। इसके अंदर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जो पूछा हुआ क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन की बात हम लोग कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है इसी पार्ट के अंदर। उस क्वेश्चन को देखो पहले, कौन सा क्वेश्चन है कि ए बॉडी ऑफ वेट 72 kg मूव्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट हाइट हाफ द रेडियस। पहले इसको देख लो, इसको मिटा देते हैं, पर हम लोग फिर डेप्थ की बात करेंगे। ये सूत्र हुआ कि हाइट के साथ जी घटेगा, एक सामान्य सूत्र ये हुआ। और विशेष सूत्र जो यदि ऐसा कुछ हो कि हाइट हमारा आर से बहुत छोटा हो, अर्थ की त्रिज्या से काफ़ी छोटा हो, जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h बटा आर हो जाएगा। इस पर हम एक क्वेश्चन डाल देते हैं, फिर आगे की बात करेंगे।
देखो यार, कल है कि बॉडी ऑफ वेट 72 kg। यहाँ क्वेश्चन हमारा है ए बॉडी ऑफ वेट 72 Newton moves from the surface of earth, moves from the surface of earth half the height of the radius, half at a height, ऐसा लिख देते हैं, अर्थ at a height half the radius of earth, half the radius of earth। तो यहाँ कह रहा है the weight of body will be, the weight of body will be, समझना। पहला कह रहा है यहाँ पे देखो, कह रहा है कि 72 न्यूटन की वस्तु को, 72 न्यूटन भार की वस्तु को पृथ्वी की सतह से त्रिज्या की आधी ऊंचाई तक, त्रिज्या की आधी ऊंचाई तक मूव कराई जाती है, मैंने लेके जाया जाता है, मूव कराई जाती। तो उस हाइट पे वेट कितना है, तब वस्तु का, सीधा लिखते हैं कि तब वस्तु का भार है, तब वस्तु का भार है। यहाँ पे देखना, ये ए नंबर हमारा दे रहा है यहाँ पे 72 न्यूटन, बी हमारा दे रहा है 36 न्यूटन, सी हमारा दे रहा है 32 न्यूटन और डी हमारा दे रहा है नन ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। पहले एक चीज़ बताओ, सामान्य सूत्र हमने जस्ट बोला था कि सामान्य सूत्र लगाएंगे हम लोग, कहीं भी स्पेशल केस का अलग से पता चल जाएगा तुमको, लेकिन यहाँ पे जैसे ही सूत्र की बात किया, पहले ये देखेंगे कि हम लोग बनाएंगे कैसे। भार की बात आ रही है, यहाँ हम जी की बात करते हैं, जैसे इसमें mg लगा देंगे भार हो जाएगा, मास में जी लगाएंगे। जैसे मान लो कि 50 kg की वस्तु है, तो 50 kg को तुम लोग 50 को मतलब 8 कर दो, ये मास हमारा है। यदि हम वेट की बात करें, यदि हम mg बोल देंगे तो ये हमारा वेट हो जाएगा, और ये न्यूटन में हमारा चला जाएगा, 490 न्यूटन हमारा ये हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 490 न्यूटन। क्लियर। तो पहले हम तो ये फार्मूला जान ही रहे हैं कि जी डैश बराबर क्या फार्मूला होता है, g/1 + h/r का स्क्वायर। एक काम करो, हमको तो वेट देखना था ना, तो वेट देखना है तो यहाँ भी m लगा दो, यहाँ भी m लगा देंगे, कहानी ख़त्म हो गई। ये m जी डैश क्या है, हाइट पर क्यों जस्ट दिखाया था फिगर मैंने, जी डैश मतलब क्या, h हाइट पे, तो ये h हाइट पे वेट, ये अर्थ पे वेट। देख लो यार, इतना 72 है तो यहाँ पे क्या डाल दोगे, यहाँ पे हम लोग 72 डाल देंगे, और यहाँ पे क्या डालोगे, और क्या कह रहा है, आधी ऊंचाई पे, त्रिज्या की आधी ऊंचाई, मतलब h का मान कितना है, h बराबर r/2 है। कह रहा कि कितनी ऊंचाई है, त्रिज्या की आधी है, इस h का मान क्या होगा, h का मान r/2 होगा, और r पहले से यहाँ पे, इसको तुम स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये चला गया। यहाँ फिर चलो, ये हमारा 72 बटा 1 जोड़ 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे फिर चलो 72 बटा 3/2 का स्क्वायर, फिर चलो 72 बटा 9/4 होगा। आगे बढ़ो, 72 × 4/9 हो गया, कैंसिल करो, ये हमारा कितना आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 32 न्यूटन। ऑप्शन क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ में आया। ये सीधा सा ऊंचाई के साथ जो हमने फार्मूला बनाया था सामान्य सूत्र, उसको लगा देंगे। आया हुआ क्वेश्चन है ये, सामान्य सूत्र लगा दें, mg'/1 + h/r का स्क्वायर। सर सीधा का बैठा दिया कि हाइट क्या कह रहा है कि रेडियस की आधी ऊंचाई कह रहा है ना,
कि हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, त्रिज्या की आधी ऊंचाई तक ऊपर लेके जाया जाता है, तो वहाँ पे वेट कितना है, तो सीधा सबने यहाँ पे लगा दिया। देख लो इसको। चलिए, क्वेश्चन की बात हमने की यहाँ पे कि ये क्वेश्चन हमारा है, हमारा एच की कहानी ख़त्म हो गई कि हाइट के साथ कैसे हमारा जी घटता है, और डेप्थ के साथ बात करेंगे, वो भी बताएंगे। पहले इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर हम देख देते हैं डेप्थ के साथ जी का मान घटता है। दूसरा हमारा है डेप्थ के हिसाब से। पहला हमने क्या कहा था, हाइट के साथ जी का मान घटता है, फिर कहेंगे डेप्थ के साथ जी का मान घटता है। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा, इसी में दूसरे कंसेप्ट पे जाओ। कंसेप्ट नंबर 2 हमने कि जी डिक्रीजेज विथ डेप्थ, जी डिक्रीजेज विथ डेप्थ, सीधा सा फॉर्मूला देंगे इसका, विथ डेप्थ जी गहराई के साथ घटता है। तो बोला हमने कि यदि हमारा डेप्थ जो है, गहराई जो है, ये यदि ज़्यादा है, लिख लो, नीचे अर्थ के नीचे ज़्यादा जा रहे हैं हम लोग, तो हमारा जो यहाँ पे जी का मान होगा ये हमारा घटेगा। जी क्या होगा हमारा, ये हमारा घटेगा। इस फार्मूला को पूरा का पूरा याद कर जाओ, और आता भी है। फार्मूला हमारा क्या है, डेप्थ के साथ हम सीधा बोलते हैं जी डेप्थ, नीचे उसका जी डैश रखते हैं, तो जी डैश बराबर होता है जी 1 माइनस डी बटा आर। डायरेक्ट फार्मूला को लिख लो, डायरेक्ट लिख लो फार्मूला को, याद कर लो। यहाँ पे हम लिखते हैं कि याद कर लो, ये याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। रट जाओ फार्मूला को, पूरा का फार्मूला याद कर जाओ, जितना भी फार्मूला सामने आता है किसी को छोड़ो मत, डायरेक्ट याद कर जाओ। अब यहाँ पे सवाल होता है कि सर इस पर कैसा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन की क्या संभावना बनती है, तो थोड़ा हम देख लेते हैं इसको भी। ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन की क्या संभावना है। कहा कि अर्थ की सतह से कितना नीचे जी का मान, अर्थ पर के मान का 25% रह जाएगा। लिखते हैं कि पृथ्वी की सतह से कितना नीचे, पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर, कितनी गहराई पर जी का मान 25% रह जाएगा, 25% रह जाएगा। ये इंग्लिश वाले भी देखो, इसका कोई ट्रांसलेट करने की हमको नहीं लगता कि ज़रूरत है। एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ विल द वैल्यू ऑफ जी बी 25% एज दैट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। कर अर्थ की सतह से कितनी गहराई पर जी का मान 25% रह जाएगा। यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ तुमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। अब इसी आधार पे हम निकालेंगे इसको, देखना ध्यान से। हमारा फार्मूला क्या था, हमारा था जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी बटा आर। अब एक काम करो, कहा कि जी डैश कितना है, 25% ऑफ जी डैश कितना है, 25% ऑफ जी, ये लिख देंगे जी बटा 4 हो जाएगा। तो जी डैश का मान कितना हो गया, इसका मान हो गया हमारा जी बटा 4 हो गया। यहाँ पे लिखो जी, और ये लिखेंगे 1 माइनस डी बटा आर, जी और जी कैंसिल करो, ये हमारा हो गया 1/4 इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस डी बटा आर। फिर आगे बढ़ो, 1 माइनस 1/4 क्या हो गया, ये हमारा डी बटा आर हो गया। फिर यहाँ पे चलो, ये हमारा 3/4 कितना हो गया, ये हमारा डी बटा आर हो गया। डी क्या है, डेप्थ है, यहाँ से डी निकालो, तो डी बराबर क्या होगा 3/4 इंटू आर। आगे बढ़ाओ इसको, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ये हमारा 3/4 इंटू 6400 की बात कर रहे हैं, ये कैंसिल करो, ये 1600 बार में कटेगा। ये हमारा 4800 किलोमीटर में 25% जी का मान रह जाएगा अर्थ के नीचे। क्लियर हुआ, एक बार फिर देखो, सीधा है जी डैश का फॉर्मूला जी 1 माइनस डी बटा आर, जी बटा 4 जी, ये क्या है हमारा, करा जी डैश कितना रह जाएगा, जी बटा 4, 1/4 रह जाएगा। 25% मतलब क्या, 1/4 रह जाएगा। तो जी बटा 4 जी दिया, जी और जी कैंसिल हो गया, 1/4 1 माइनस डी बाई आर, 1 माइनस 1/4 इधर जाएगा, आगे डी का मान हम निकाल। देखो इसको आराम से, नेक्स्ट इसमें फिर आगे की तरफ बात करेंगे हम लोग। दो केस हमने यहाँ पे बताया आपको,
2 केसेस। और ये 2 केस में पहला देखो ऊंचाई के साथ घटता है, फिर गहराई के साथ घटता है। एक हम बताते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ के हिसाब से कैसे कैसे जी हमारा तब्दील होता है, कैसे कैसे जी हमारा बदलता है, उसकी बात कर दें हम। देखो तीसरा नंबर यहाँ पे होगा रोटेशन ऑफ अर्थ, थर्ड नंबर देखना है। तीसरा हमारा है रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का परिक्रमण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पृथ्वी का परिक्रमण, अपने एक्सिस पे घूमता है, परिक्रमण कहते हैं। जब सूर्य के चारों घूमेगा उसको रिवॉल्यूशन कहेंगे, और अर्थ अपनी धुरी पे घूमेगी तो उसको हम लोग अपने एक्सिस पे घूमेगी, उसको हम लोग रोटेशन बोलेंगे, पृथ्वी का परिक्रमण। बोलोगे सर इस पर कैसे डिपेंड करेगा, बता रहे हैं। अब समझना, मान लो कि ये हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ, ठीक है, और यहाँ से देखना इक्वेटर और पोल की बात करते हैं। ये हमारा इक्वेटर है और ये क्या है, ये हमारा पोल है। अब मान लो कि अर्थ हमारा ओमेगा से घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज किधर, ये हम इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, ये लैटीट्यूड, ये फाई हमारा, ये हमारा पोल है और ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। एक सामान्य से फार्मूला है कि जी डैश का फार्मूला याद रख लेना कि जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई होता है। ये हमारा मेन सूत्र है, याद कर जाओ इसको भी। तो वहाँ पे अब यहाँ पे देखता है कि यदि अर्थ तेज घूमना शुरू कर दे, क्वेश्चन आता है यदि पृथ्वी तेज घूमना शुरू करे तो जी क्या होगा। देखो तेज घूमने लगी तो जी घट जाएगा, समझना है, यहाँ पे माइनस हो रहा है ना। ओमेगा यदि बढ़ जाए, ओमेगा किसको कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं, कौन या वेग को कहते हैं। अर्थ यदि तेज घूमना शुरू कर दे तो जी क्या होगा, घटेगा। अब यहाँ पे लिखते हैं कि एट इक्वेटर, विषुवत रेखा पे, एट इक्वेटर, ध्यान देना यहाँ पे हमारा ये क्या है, इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। ये हमारा क्या है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और ये जो हमारा है ये हमारा पोल है, ये जो ये क्या है हमारा, ये हमारा पोल है। पोल को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। अब ध्यान देना, इक्वेटर, ये इक्वेटर है हमारा, ये इक्वेटर है। इक्वेटर पे देखो थीटा ऐसे है या ऐसे आ जाएगा तो थीटा की फाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक इक्वेटर फाई हमारा 0 डिग्री होता है, तो जी डैश कर दो, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये हमारा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होगा, यही हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया। और सवाल उठता है कि सर मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो याद रखना कि जी डैश जो होता है ना, ये 9.78 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहाँ पे, इक्वेटर पे। और फिर यहाँ देखना एट पोल की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, ये हमारे इक्वेटर की बात थी, यहाँ किसकी बात है, एट पोल की बात होती है। एट पोल, पोल में थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, ध्यान देना आप, ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे, ऐसे गया यहाँ पे, देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि हमारा जी डैश का क्या फार्मूला है, जी डैश है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है, केवल जी बच गया, तो जी डैश किसके बराबर हो गया, जी का बाद, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। और मैक्सिमम मान जो होता है ना, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखना इस चीज़ को। अर्थ यदि पहला यहाँ पे क्वेश्चन आया हमारा कि अर्थ यदि तेज़ घूमना शुरू कर दे तो जी क्या होगा, तो जी घटेगा। देखो ये बढ़ेगा, माइनस हो रहा है ना, घटेगा। इक्वेटर की बात कर रहे हैं, इक्वेटर पर हमने बोला था कि मिनिमम होता है, तो देख लो मिनिमम कितना होता है, तो याद रखना 9.78 होता है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। देख रहे हो घट रहा है यहाँ पे, ये मेरा मेन फार्मूला है, यहाँ पे ये घट रहा है। यहाँ देख लो पोल की बात कर रहे हैं, ध्रुव की बात कर रहे हैं, तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो जी डैश बराबर जी आ गया। तो जी रह गया, तो जी हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ पे। ये जी के मान में कैसे कैसे परिवर्तन होता है इसके हिसाब से हमने देख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ इसमें था कि जब पृथ्वी का कोणीय वेग या पृथ्वी जब तेज घूमना शुरू कर दे रैपिडली, इफ अर्थ मूव्स रैपिडली, देन क्या होगा, देन जी का मान घटेगा। देख रहे हो, चलो आगे देखो, देख लो इसको बढ़िया से।
चलो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ। चलो मिटा दें इसको। चलो डेंसिटी ऑफ अर्थ हम बोले थे कि डेंसिटी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला एक बार पूछा हुआ है। यहाँ सीधा सा डेंसिटी ऑफ अर्थ एक बार जान लो इसको, पृथ्वी का घनत्व, डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग कहेंगे पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व। पहले ये बताओ जी बराबर क्या होता है हमारा? ये GM/r² होता है, ठीक है। ये हमारा जी का फॉर्मूला है, घनत्व की बात आ रही है। तो यहाँ याद रखना एक चीज़ कि डेंसिटी, या इसको घनत्व बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी जो रो होता है ना, ये मास बटा वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। ये मास बटा वॉल्यूम है, दैट मीन्स द्रव्यमान बटा आयतन। यहाँ से m निकाल लो तो वॉल्यूम इंटू क्या होगा? वेलोसिटी मत समझना, वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है। अर्थ किस आकार का होता है? अर्थ गोलीय होता है, गोलाकार माना गया है, स्फेरिकल इन शेप। तो इसका क्या होता है? आयतन गोली का 4/3πr³। और यहाँ पे रो दे दो, m का मान निकल गया, यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे देखो g बराबर क्या हो गया हमारा? g गुना m का रखो यहाँ पे, m का क्या वैल्यू है? ये हमारा है 4/3πr³ रो, नीचे r² है, इसको डाल दो। देख लो यहाँ पे m का मान हमने यहाँ से रख दिया 4/3πr³ रो, r² r बार में कट गया। और फिर आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा g हो गया 4πgr⁻³ की बात करें, यहाँ से रो निकाल लो तो रो निकालेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 3g/4πgr। ये हमारा फार्मूला हो गया। समझ में आया फार्मूला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ? निम्नलिखित में से कौन अर्थ का घनत्व है? तो हमारा देख रहे हो रो बराबर 3g/4πgr। यहाँ एक चीज़ देखना यहाँ पे कि जी किसका प्रोपोर्शनल हो गया? रो का घनत्व ज़्यादा तो जी ज़्यादा। यहाँ पे देख लेना, यदि हम यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आ गया कि डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी यदि ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे हमारा जी ज़्यादा होगा। जिस प्लैनेट का डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे जी का मान ज़्यादा होता है। क्लियर है? यहाँ पे देखो ध्यान से, आराम से देखो इसको। चलो यहाँ तक देख लो इसको, आगे फिर देखते हैं। एक यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले थोड़ी की बात कर रहे थे। यहाँ पे का क्वेश्चन मेरे पास है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सारा, उसको ये बात हम देखेंगे। पहले थोड़ी की बात कर रहे थे तो एक आध क्वेश्चन भी डाल दूँ इसी के अंदर। जो पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले उसको हम लोग एक बार देखते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन को, जो आया हुआ क्वेश्चन था उसको हम, क्वेश्चन मेरे पास है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। इसको मिटाते हैं। इसी आधार पे जो अभी जी के मान में परिवर्तन की बात किया था उसी का एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देख लो, तब फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर थ्योरी की तरफ चलेंगे। जो थ्योरी होगा फिर उसकी बात करेंगे। देखना यार, 2021 का क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या r के संदर्भ में किस ऊंचाई पे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण का 1/4 हो जाता है। अच्छा, समझना यहाँ पे कारण किस हाइट पे, क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सा हमारा है, क्वेश्चन की बात करो, किस हाइट पे
जी जो होता है ना, पृथ्वी की त्रिज्या आर के संदर्भ में, अर्थ इन टर्म्स ऑफ आर रेडियस ऑफ अर्थ, कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या आर के संदर्भ में किस ऊंचाई पे पृथ्वी की त्रिज्या, क्वेश्चन आया हुआ है 2021 का क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या आर के संदर्भ में, आर के संदर्भ में किस ऊंचाई पे जी का मान, किस ऊंचाई पर त्वरण का मान पृथ्वी पर की सतह के त्वरण का 1/4 होता है। पृथ्वी की त्रिज्या आर के कारण किस ऊंचाई पे, सिंपल है ये, किस ऊंचाई पर त्वरण का मान, त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी की, सिंपल सा हम दे देते हैं डायरेक्ट इसको, पृथ्वी की सतह का 1/4 हो जाएगा, होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज दिया है लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा यही है। ये पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, आर दे रहा है। दूसरा हमारा क्वेश्चन बी ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है हमारा, ये r/3 3r यहाँ पे दे रहा है, r/3 दे रहा है। तीसरा ऑप्शन 3r दे रहा है और चौथा ऑप्शन 2r/3 दे रहा है। अब समझना यहाँ से पृथ्वी की त्रिज्या r के संदर्भ में किस ऊंचाई पर त्वरण का मान पृथ्वी की सतह का, पृथ्वी की सतह, एक लिख दो, पृथ्वी की सतह पर के गुरुत्वीय त्वरण का, गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 होगा या हो जाएगा, जैसा भी सवाल है। पहले इंग्लिश वाले देखो इसको ध्यान से, इसको यदि करना, कह रहा है कि यहाँ आर के टर्म में आंसर देना है, आर के टर्म में आंसर देना है। यहाँ सीधा सा कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या आर के संदर्भ में किस ऊंचाई पे, आर के रेस्पेक्ट में, इन टर्म्स ऑफ आर, किस हाइट पे त्वरण से मतलब यहाँ जी है, किस हाइट पर जी का मान अर्थ पर के गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी के मान का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सीधा सा हमने ऊंचाई का क्या फॉर्मूला बनाया था, ये दिया था जी डैश बराबर g/1 + h/r का स्क्वायर बोला था हमने। फिर चलो यहाँ पे जी दो, ये क्या कह रहा है यहाँ, ये कह रहा है g/4 हो जाएगा ना, जी डैश क्या हो जाएगा g/4, तो यहाँ पे तुम g/4 डाल दो, यहाँ आ गया हमारा g, ये लिख दो 1 + h/r का स्क्वायर, जी और जी कैंसिल करो। फिर चलो यहाँ पे हमारा आ गया 1/4 बराबर क्या आ गया, 1 + r है यहाँ पे 1 + h/r का स्क्वायर आ गया। फिर देखो यहाँ पे, फिर हमारा 1 + h/r क्या हो गया, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो h/r क्या हो जाएगा, ये 2 - 1। फिर यहाँ पे देखना है कि हमारा h/r क्या हो रहा है, 2 - 1 बराबर 1 आ गया। h कितना हो गया, r किस ऊंचाई पे, तो अर्थ की त्रिज्या के बराबर। देख लो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो गया। आया हुआ क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है, ये हमारा 2021 का क्वेश्चन था। और पृथ्वी की त्रिज्या आर के संदर्भ मतलब आर के रेस्पेक्ट में तुमको आंसर देना था। क्लियर है, देख लो एक बार इसको। एक क्वेश्चन और यहाँ डाल रहे हैं, देखिएगा। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखो पहले आराम से, फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जी और जी के बीच संबंध है, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। ये भी 21 का क्वेश्चन, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी इज, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ ए दे रहा है हमारा
जी बटा आर, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है फिर हमारा दूसरा नंबर जी बटा आर बराबर जी दे रहा है, यहाँ पे फिर दे रहा है जी बराबर आर जी बटा एम, ठीक है। तीसरा दे रहा है, यहाँ पे ऑप्शन देख लो, फिर कह रहा है जी आर स्क्वायर बाई एम, यहाँ जी दे रहा है हमारा जी आर स्क्वायर बटा एम, और यहाँ डी दे रहा है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है कि अभी जस्ट मैंने बताया था कि जी बराबर क्या होता है हमारा, ये जी एम बटा आर स्क्वायर होता है। जी निकालो, यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे जी आर स्क्वायर बटा एम हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। देख लो इसको, देखो पहले आराम से, और फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो भी आया हुआ क्वेश्चन है उसकी बात हम करेंगे, बार बार करेंगे उसको। एक और क्वेश्चन देखना, इसके अंदर फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में फिर एक एयरफोर्स का क्वेश्चन फिर तुम्हारे सामने है कि टू हैवी बॉडीज M1 एंड M2 आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस आर। यहाँ सीधा क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे कि टू हैवी बॉडीज M1 एंड M2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर दूरी से, दोनों आर दूरी पे है, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू masses becomes double, then gravitation force. If the distance between two masses becomes double, यहाँ कह रहा है कि if distance between two masses becomes double, the force of gravitation between them will be, समझना यहाँ कह रहा M1 और M2 दो वस्तु है जो आर डिस्टेंस पे है। M1 तथा M2 वस्तु परस्पर आर दूरी पे है, आर दूरी पर है। यदि दोनों के बीच की दूरी हाफ कर दी जाए, डबल पूछ रहा है, डबल का है ना, डबल। यदि दोनों के बीच की दूरी दुगनी हो जाए, बीच की दूरी दूनी हो जाए या दूनी हो जाती है, तब उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल है या होगा, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। अब कितना होगा ये देखना आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया गया है कि 1/4 टाइम्स इतना गुना हो जाएगा, 1/4 गुना होगा। दूसरा कह रहा है कि या कि 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, हाफ टाइम्स। दूसरा कह रहा है कि 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 2 टाइम्स हो जाएगा। तीसरा कह रहा है दुगना हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कि आधा हो जाएगा, हाफ टाइम्स हो जाएगा। ध्यान से देखना, तो मैं अभी जस्ट बोला था ना मैंने कि एफ प्रोपोर्शनल किसका होता है, इन्वर्सली होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, यहाँ पे हमारा F1/F2 बराबर क्या होगा,
R2/R1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो F1, यहाँ पे लिखेंगे F1/F2 और R2 कितना है, डबल है, कारण दुगना हो जाएगा। तो इसका कितना, दुगना, पहले का दुगना, तो ये 2R1 होगा, ये 2R1 दो, यहाँ पे R1 दिया, इसका स्क्वायर करो, ये हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो F2 हम निकालेंगे, F2 हमारा क्या होगा, F1/4 होगा, दैट इज 1/4 F1, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। इसका आंसर होगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। देखो इसको, आया हुआ क्वेश्चन। मिटा दो इसको, नेक्स्ट देखना है। फिर छोटा सा क्वेश्चन है, फिर पूछा हुआ 2018 का क्वेश्चन फिर डालना है। देख लो उस क्वेश्चन को। देखना है, कड़ा पृथ्वी पर 12 न्यूटन वाले बल का वस्तु का चंद्रमा पर वजन कितना होगा। पृथ्वी पर क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, पृथ्वी पर 12 न्यूटन वाले, या पृथ्वी पर 12 न्यूटन वजन वाली वस्तु का, वजन किससे दिया है, मतलब वेट होगा ये, वजन वाली वस्तु का चंद्रमा या मून पर, चंद्रमा पर वजन ऐसा था, डैश होगा, ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन है। इंग्लिश में ये समझ सकते हैं इसको तुम, कि एक बॉडी है अर्थ पे जो 12 न्यूटन का है, अर्थ पे उसका है 12 न्यूटन, तो मून पे कितना होगा, पहले बताओ। अर्थ पर जो है ये 1 मिनट, जी जो मून पे है हमारा, मून पे, चंद्रमा पे जो है ये अर्थ का कितना है, जी गुना इतना है 1/6 अर्थ। हम मास की बात कर देते हैं, mg लगाएंगे तो mg मून लगा देंगे तो वेट हो जाएगा। इसी को देखो वजन बोला है, लेकिन है किस में, वेट में है, तो जो बोला है उसी ढंग से करना है। ये हमारा 1/6 करो, mg अर्थ कर देते हैं। इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 72, 12, 2, 6। यहाँ पे ऑप्शन था 72 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 2 न्यूटन, तीसरा न्यूटन, आंसर है 12 न्यूटन, और फोर्थ हमारा है 6 न्यूटन, ऑप्शन दिया हुआ है। पहले ये बताओ, ये मून पे पूछ रहा है, अर्थ पे कितना है, देखो अर्थ पे 12 न्यूटन है, लिखोगे 1/6 × 12, ये हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हमारा हो गया 2 न्यूटन। ये हमारा 2 न्यूटन आ गया। क्लियर है। चलो देख लो इसको, पूछा हुआ क्वेश्चन था ये भी। चलो फिर थोड़ा सा हम आगे चल रहे हैं थ्योरी की तरफ। ये तो हमारा आया हुआ क्वेश्चन था, फिर थ्योरी की तरफ निकल रहे हैं। थ्योरी को देखो पहले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन, ये सब पूछा जाता है। फिर एक बार और थ्योरी, चलो ये हमारा था जो पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसके आधार पे हमने तुमको डाल दिया 2-4 क्वेश्चन जो भी आया हुआ था, ये देख दिया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट चलो, 1 मिनट। फिर चलो यहाँ नेक्स्ट हमारा इसी में अगले दौर की तरफ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसका फार्मूला जान लो। यहाँ पे हमारा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको हम लोग गुरुत्वीय विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गुरुत्वीय विभव। सीधा फार्मूला जानना है, यहाँ पे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चन सब नहीं आता, फार्मूला जानना है तुमको बस। गुरुत्वीय विभव को हम भी से बोलते हैं ना,
ये होता है -gm/r। फार्मूला याद कर जाओ, इसको रट लो, रट लो बस। बोलो क्या इसमें क्वेश्चन? जी नहीं आएगा क्वेश्चन। सीधा देगा निम्नलिखित में से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ये सूत्र क्या है, दे दिया तुमको। अब उसमें पहला दूसरा तीसरा डाल दिया, वो कर दिया, ठीक है। अब जो दे रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उससे क्वेश्चन भी आता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से आया हुआ क्वेश्चन भी है, और वेरिएशन इसमें जी के कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। ग्रेविटेशनल फार्मूला जनरल फार्मूला हमारा है। चलो इसका हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन को हम डालते हैं अभी। इसके अंदर जो क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, देखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको मिटाते हैं, सीधा आ जाओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आ जाओ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग जनरली ये बोलते हैं चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। रियलिटी है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कोई टर्म नहीं है, ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं इसको, स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ देखना सीधा सा सिंपल फार्मूला पे जाओगे, वो भी पूछा हुआ है। यदि फार्मूला पे जाएंगे ना तो ये होता है हमारा -gmm/r। ये सीधा फार्मूला इसका होता है। ये भी पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है। वहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे भी दिया हुआ था, उसके लिए घबराना नहीं है। और m1 m2 ये मास ऑफ अर्थ है, ये हमारा किसी बॉडी का मास है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। ये हमारा क्या है? मास ऑफ अर्थ। ये क्या है? मास ऑफ बॉडी। अब इसमें देखो एक होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो क्वेश्चन के आधार पे ही हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ सीधा सा जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है उसका कंसेप्ट बता देते हैं। यहाँ पे हमारा है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी when a body is taken, when a body is taken from the surface of earth, from the surface of earth to height h, किसी सर्टेन हाइट पे लेके जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है। हमने कहा कि यदि अर्थ सरफेस से किसी बॉडी को किसी ऊंचाई पे लेके जाता है तो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, परिवर्तन कितना होगा। फिर सुनो, यहाँ पे हिंदी वाले थोड़ा ध्यान देना। यहाँ हमने बोला यदि किसी वस्तु को अर्थ की सतह से पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई s तक लेके जाते हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग कितना होगा। समझ गए? फिर सुनो, हमने कहा यदि किसी वस्तु को अर्थ की सतह से पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक लेके जाते हैं तो उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। सिंपल फार्मूला इसका है, इसको याद कर जाओ इसका सीधा। फिर इसको हम रटने बोल रहे हैं, mgh/1 + h/r। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन देंगे जो आया हुआ है वो आपके एयरफोर्स में, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देख लो, नोट कर दो, इसको नोट कर दो, क्वेश्चन इसमें डालेंगे। या यहाँ पे सीधा अर्थ के सरफेस से h ऊंचाई तक लेके जाने में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में अंतर का सूत्र है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसी में, इसी पार्ट में। The work done to raise a body of mass m
फ्रॉम टू हाइट h या फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं इसी पे, द वर्क डन टू रेज ए बॉडी ऑफ मास m, बॉडी ऑफ मास m to height h which is equal to radius of earth, which is equal to radius of earth will be अब समझना, यहाँ पे हमने कहा कि पृथ्वी की सतह से m मास की वस्तु को, m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य है या किया गया कार्य होगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे है हाफ mgr, दूसरा हमारा है 2 mgr और तीसरा हमारा है mgr और चौथा ऑप्शन हमारा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब थोड़ा समझना इसको, जैसे हम कहने कि h ऊंचाई तक लेके जाने में सीधा सा चेंज इन पोटेंशियल, जब ही किसी वस्तु को हम बोलेंगे ना कि h ऊंचाई तक लेके जा रहा है, इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसका सूत्र क्या था हमारा? इसका सूत्र था mgh/1 + h/r। चलो यहाँ पे h किसके बराबर है? ये अर्थ के रेडियस के बराबर। यहाँ पे चलो 1 प्लस फिर r/r कर दो, फिर चलो यहाँ पे ये हमारा हो गया mgr/1 + 1, ये क्या हो गया हाफ mgr, इसका आंसर होगा। डायरेक्ट है हमारा, ये फार्मूला डायरेक्ट हमारा है हाफ mgr। क्लियर है? देख लो इसको एक बार। ऐसा कोई भी क्वेश्चन यदि होता है इसी आधार पे हमारा बनेगा। अब ठीक इसके बाद हमारा पार्ट जो आता है इसके वेलोसिटी का। चलो इसके वेलोसिटी, ठीक इसके बाद इसको हम लोग भी बोलेंगे पलायन वेग। देखो यहाँ तो v जो होता है ना √2gm/r होता है। तो यहाँ तक आज मैंने जो वीडियो दिया है आपको, यहाँ तक इसको रहने देते हैं, फार्मूला तक हम आए और नेक्स्ट में ठीक इसका फिर डालेंगे वो ग्रेविटेशन का और क्लियर कर देंगे। इससे ज़्यादा ग्रेविटेशन में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें केपलर्स लॉ से क्वेश्चन भी है, उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। और इसको रहने दीजिए और आज के लिए इतना ही होगा और इसको पढ़ते रहिए। हम लगभग सब डाल ही देंगे, बोला है पहले ही, प्रॉमिस किया है, ठीक है। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। देखो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा इसके वेलोसिटी है
प्लान वेग कहते हैं। पहले कहते हैं किसको है ये देखना पड़ेगा। हमने कहा वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे यदि किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो वह बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाती है, कभी अर्थ पे लौट के नहीं आती है। फार्मूला पे आ जाओ। भी क्या होता है √2gm/r। यहाँ पे जी क्या है देखो, ये होता है gm/r²। जी एम निकाल लो, gr²। यहाँ पे gr² डाल दो, डाल दिया। यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 2gr। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 9.8 और अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है। इसको सॉल्व करोगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है। इसका दो फार्मूला हमारे पास आए, एक ये फार्मूला आया और एक ये फार्मूला आया। अब इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, इसी बेस पे इसको हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम बता देते हैं तुमको। जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो संभावना बनती है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ देखना, आगे देखो। यहाँ लिखते हैं कि प्लैनेट हैविंग मास m। ये लिखते हैं ए प्लैनेट हैविंग मास इक्वल टू द मास ऑफ अर्थ बट radius is 1/4 the radius of earth। इसके वेलोसिटी फॉर दिस प्लैनेट एस्केप वेलोसिटी फॉर दिस प्लैनेट विल बी, क्या होगा यहाँ पे पहला देखना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, दूसरा देखना 22.4 किलोमीटर पर सेकंड और तीसरा लो 33.6 किलोमीटर पर सेकंड और चौथा है नन ऑफ दिस। अब यहाँ ये देखना कि हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है, पूछा हुआ है और कैसे बनेगा। पहले देखो इसको। कह रहा है एक प्लैनेट है जिसका मास अर्थ के मास के बराबर है, लेकिन रेडियस उसका अर्थ के रेडियस का 1/4 भाग है। ध्यान देना है, क्वेश्चन को देखो। एक प्लैनेट है जिसका द्रव्यमान अर्थ के द्रव्यमान के बराबर है, अर्थ के मास के बराबर है, लेकिन उसकी त्रिज्या जो है, उसका रेडियस जो है अर्थ के रेडियस का 1/4 है। तो कैसा होगा यहाँ पे, पहले भी लगा दो। यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये 2gm/r हमारा है। बी डैश करो प्लैनेट के लिए, तो प्लैनेट की बात करो तो प्लैनेट क्या क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि मास तो अर्थ के ही बराबर है, लेकिन रेडियस क्या है 1/4 है, मतलब r/4 है। ठीक है, ऊपर देख के चलो, 4 ऊपर जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 2gm/r। ये 4 को बाहर ले आओ तो 2 आया। यहाँ पे क्या करोगे, ये हमारा आ गया 2gm/r। इसका मान कितना है 11.2, ये दिया हुआ तुम्हारा, या ऐसे भी 11.2 होता है, पता तुमको होना चाहिए। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इसको लिख दो 2 × 11.2 बराबर 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। यही आ गया हमारा आंसर। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलो इसको देख लो, एक और क्वेश्चन डाल रहे हैं जो पूछा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जो पूछा है, उस पूछे हुए क्वेश्चन को डाल रहे हैं। ध्यान से देखना, देखिए आप। कड़ा एक प्लैनेट है जिसका मास पृथ्वी के मास का 1/4 है और रेडियस 1/9 है। कड़ा एक प्लैनेट, देखो यहाँ एक प्लैनेट है, एक ग्रह जिसका द्रव्यमान या मास, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/4 तथा त्रिज्या
पृथ्वी की त्रिज्या का त्रिज्या का 1/9 है। तो कह रहा है कि उस प्लानिट के लिए प्लान वेग का मान क्या है। तो प्लानिट के लिए प्लान वेग मतलब एस्केप वेलोसिटी, प्लान वेग या एस्केप वेलोसिटी का मान है। अब समझना यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक प्लैनेट है जिसका मास अर्थ के मास का 1/4 है और उसका रेडियस अर्थ के रेडियस का 1/9 है। तो कह रहा है कि प्लैनेट का प्लान वेग क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ये कह रहा है यहाँ पे 33/2 किलोमीटर, ऐसे दे दिया ऑप्शन। यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारा 33/2 है, 11/3 है, 44/3 है, 11/3 है। फिर यहाँ पे हमारा सी नंबर 44/3 है और डी का रहा है नन ऑफ दिस। डी बोल रहा है नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन है, एयरफोर्स का क्वेश्चन है 21 का। भी हमारा क्या है, एस्केप वेलोसिटी अर्थ की बात करते हैं तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है √2gm/r। क्लियर। अब यहाँ पे चलो किसी प्लानिट की बात कर रहे हैं तो प्लानिट में चले आओ। बी डैश की बात करो तो मास कितना है हमारा, मास क्या है, अर्थ के मास का 1/4 है। तो यहाँ 2g, यहाँ m की बात करो तो यहाँ m/4 है। रेडियस क्या है, अर्थ का 1/9 है तो अर्थ का 1/9 है। क्लियर। इसको क्या करोगे, ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे देखना। और यहाँ पे दिया हुआ है कि उस प्लानिट जो एस्केप वेलोसिटी है ना 11 किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ ऊपर लेके चलो, यहाँ ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 गुना 2gm/r। यहाँ पे 4 लिख दो। 9 का बाहर का आएगा क्या, 3/2 आएगा 4 का, इंटू यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारा 2gm/r आ गया। और यहाँ पे 11 दिया हुआ था अर्थ का, तो 3/2 इंटू 11 करो, ये हमारा आंसर कितना आ गया 33/2 किलोमीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर आ गया। ये 2 क्वेश्चन आया हुआ है। इसके ठीक बाद हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी देख लो। देखो ध्यान से, यहाँ पे चलो ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको हम लोग V0 से G0 करते हैं, इसको कक्षीय वेग कहते हैं। क्या नाम है इसका, इसको हिंदी में हम लोग कक्षीय वेग कहते हैं। देखो कहते किसको है कि सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए, किसके ऑर्बिट में, अपनी ऑर्बिट में, अर्थ के चारों घूमता है तो उसका अपना ऑर्बिट हुआ। उस ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करने के लिए कम से कम जिस वेलोसिटी की ज़रूरत होती है उसको क्या कहते हैं। हमने कहा कि सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में एस्टेब्लिश स्थापित करने के लिए जिस कम से कम जिस वेलोसिटी की ज़रूरत होती है उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको V0 का सीधा फॉर्मूला है √gm/r, याद रखना है इसको। और फिर एक बार बोलना है कि gm का वैल्यू क्या होता है, g बराबर तुम अभी जस्ट मैंने लिखा था gm/r²। यहाँ पे हमारा gm क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा gr²। यहाँ पे रख दो वैल्यू gm की जगह पे, gm की जगह पे हो गया gr²/r, करो कहानी ख़त्म। तो V0 का क्या फॉर्मूला हो गया, √gr हो गया। क्लियर है। अब समझना, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 9.8 इंटू यहाँ पे फिर लिखते हैं 6400 किलोमीटर। इसको निकालोगे ये 7.92 किलोमीटर पर सेकंड फिर आएगा हमारा। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखो, हम लिखेंगे कि VE एंड V0, इसका मतलब रिलेशन दोनों के बीच, कक्षीय वेग और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच रिलेशन क्या है, इसकी बात कर दो पहले। देख लो यहाँ पे हमारा, यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये हमारा इसके वेलोसिटी है, ये क्या है हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो VE हमारा क्या होता है, VE होता है हमारा √2gr। यहाँ पे लिखोगे √2 इंटू यहाँ पे लिखोगे √gr। फिर यहाँ पे लिखोगे VE बराबर, ये लिखोगे √2, gr क्या है V0। ये हमारा कहने का मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल का √2 टाइम्स होता है। ये वाला पूछा हुआ है VE/V0 क्या होगा, √2:1, ये ओके।
ऑर्बिटर था। यहाँ तक रहने दीजिए इसको, इतना पढ़ना है, इसके अलावा एक पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं। अब सीधा सा अंतिम पार्ट की तरफ जा रहे हैं, केपलर्स लॉ की बात करें। केपलर्स लॉ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसकी बात हम कर देते हैं। अंतिम पार्ट है इसका, ग्रेविटेशन का लास्ट, केपलर्स लॉ, केपलर का नियम। यहाँ पे चलिए केपलर्स लॉ की बात कर रहे हैं। केपलर्स लॉ, केपलर का 3 नियम है। पहला लॉ हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहला क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसको क्या कहते हैं? कक्षा का नियम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग कक्षा का नियम। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सूचना है उसको जानना है, रटना नहीं है, सूचना देखना है। ये कह रहा है कि पाथ ऑफ प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट का रास्ता क्या होता है, किस पाथ में घूमता है। पाथ ऑफ प्लैनेट, जो ग्रह सन के चारों ओर घूमता है, पाथ ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, अराउंड द सन, सन के चारों ओर जो पाथ होता है क्या होता है, तो याद रखना कि इसका पाथ इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल, इलिप्टिकल किसको कहते हैं? इसको हिंदी में दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। बोलेगा ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमता है? वृत्ताकार में घूमता है, दीर्घवृत्ताकार घूमता में है, हाइपरबोलिक में घूमता है, किस में घूमता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है। याद रखना, पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसमें थोड़ी सी जानकारी और चाहिए। ये हमारा इलिप्स है और यहाँ पे ये देखना, और यहाँ पे मान लो सन दे दिया हमने, यहाँ पे क्या दे दिया? सन दे दिया। तो यहाँ पे जो प्लैनेट होगा, ये प्लैनेट हमारा है, जिसको हम लोग पेरिजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिजी। सन से जब नज़दीक होगा, जब सन से यही प्लैनेट दूर होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एपोजी कहेंगे। क्या बोलेंगे? एपोजी। तो यहाँ पे याद रखना कि प्लैनेट का भी जो होता है स्पीड, वेलोसिटी जो होता है, ये ज़्यादा होता है। ये पूछा जाता है कि जब हमारा प्लैनेट सन के नज़दीक हो तो उसको क्या कहते हैं? पेरिजी। जब प्लैनेट सन से दूर हो तो उसको क्या कहते हैं? एपोजी। कहाँ पे सन का, ये प्लैनेट का स्पीड ज़्यादा कहाँ होता है? देखोगे पेरिजी पे ज़्यादा होता है। क्लियर? दूसरा लॉ हमारा है लॉ ऑफ एरिया। यही पूछा हुआ क्वेश्चन इसमें पूछा है, लॉ ऑफ एरिया। इसको कहते हैं क्षेत्रफल का नियम। क्या बोलते हैं इसको? क्षेत्रफल का नियम इसको बोलेंगे हम लोग। तो क्षेत्रफल के नियम में जो हमारा आता है, कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा नियम यह दर्शाता है, कह रहा है कि कौन सा नियम, केपलर का कौन सा नियम यह दर्शाता है कि निश्चित समय का अंतर पे ये सन और उसको मिलाने वाली रेखा जो है समान समय अंतराल पे समान एरिया का चक्कर लगाता है। ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम फिर बता देते हैं, एक बार देख करके। यहाँ फिर से क्वेश्चन है कि कौन सा नियम दर्शाता है कि सूरज से किसी ग्रह को जोड़ने वाली एक रेखा समय के समान अंतराल में समान क्षेत्र का चक्कर काटता है। फिर समझना, कह रहा है कि कौन सा नियम यह दर्शाता है कि ग्रह को और सूरज को जो मिलाने वाली रेखा है समान समय के अंतर पे समान एरिया कवर करता है। यही हमारा है क्षेत्रफल के नियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। क्लियर? और तीसरा नंबर हमारा है लॉ ऑफ पीरियड। तीसरा क्या नियम हमारा है? लॉ ऑफ पीरियड। इसको क्या कहते हैं? आवर्त नियम कहते हैं इसको। और इस आवर्त नियम की बात करो, ये सीधा सा हमारा आवर्त नियम जो है, ये हमारा है टी स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है, आर क्यूब रेडियस का या मेजर एक्सिस के क्यूब का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, हल्का सा। इस पर क्वेश्चन एक डाल देंगे, इसके बाद फिर ज़रूरत नहीं है करने की। चलो, यहाँ हमारा केपलर का नियम में तीसरा नियम में क्या आया? तीसरा नियम आया हमारा टी स्क्वायर किसका? आर क्यूब का। ये हमारा हुआ T1 बटा T2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R1 बटा R2 का क्यूब। ये हमारा एक फंडामेंटल कंसेप्ट आ गया। यहाँ सीधा सा क्वेश्चन की बात करो, यदि यह कह दे कि किसी प्लैनेट का टाइम पीरियड T है, यदि उसके साइज को या उसके रेडियस को डबल कर दें तब टाइम पीरियड क्या होगा? समझना, किसी प्लैनेट का टाइम पीरियड हमारा T है, और यदि हम उसके रेडियस को डबल कर दें तब उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो यहाँ पे देख लो, T1 बटा T2 का स्क्वायर बराबर क्या हुआ? R1 बटा R2 का, ये हमारा क्यूब हो गया। यहाँ T1 कितना हमारा है देख लो, टाइम पीरियड T है, T बटा T2 का स्क्वायर करो, ये हमारा R1 बटा R2 कितना है? 2R1 है, यहाँ पे 2R1 दे दो, इसका क्यूब कर दो, ये कहानी ख़त्म। 1/8 हो गया, यहाँ के स्क्वायर है
तो T/T2 करोगे, यहाँ पे 1/2√2 हो जाएगा। यहाँ पे T था तो यहाँ से T2 निकालो, तो T2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2√2T, इतना टाइम्स हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन, टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भूस्थैतिक उपग्रह, टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भूस्थैतिक उपग्रह, इसको क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग भूस्थैतिक उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटा होता है। रट जाओ, इसको क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना। ये जो T हमारा होता है कितना होता है, ये हमारा 24 आवर्स होता है। याद कर जाओ, याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है क्वेश्चन। बस यही था हमारा ग्रेविटेशन, इससे ज़्यादा है नहीं ग्रेविटेशन में, इतना बताया, इतना कर लो, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हमारा इलास्टिसिटी होगा, विस्कोसिटी होगा, सरफेस टेंशन होगा, उसी के अंदर बर्नौलीज थ्योरम वगैरह आएंगे, और उसको हम ठीक अगले वीडियो में डाल रहे हैं। तब वेट करो, तब तक देखो। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।